हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद उर्दू बाय फरहानाज। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बिल्कुल बेसिक से उर्दू पढ़ेंगे, जिसमें हम उर्दू ग्रामर पढ़ेंगे। इसमें हम उर्दू के अल्फाज, अल्फ़ाबेट, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, उनके कितने प्रकार होते हैं, यानी कि उन्हें बनावट के लिहाज से या उनकी तादाद के लिहाज से उनको कितनी किस्मों में तकसीम किया गया है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या हमें अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। प्लीज़ हमें सजेस्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इसको। ठीक है, चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। उर्दू ग्रामर। किसी भी ज़बान को अच्छी तरह से बोलने और लिखने के लिए ज़बान में मरूज असूलों या कायदों की पाबंदी का होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, मतलब जब भी हम किसी भी भाषा की बात करें, हम किसी भी ज़बान की बात करें, उसको लिखने और बोलने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसके नियम की ज़रूरत होती है ना, उसके व्याकरण की आवश्यकता होती है ना, कि इसका व्याकरण क्या है और इसको लिखने का नियम क्या है। कायदों की पाबंदी की ऐसी पाबंदी को ज़बान के कवायद कहते हैं। उर्दू कवायद को माहिरीन ज़बान ने 5 हिस्सों में तकसीम किया है जो दर्ज झेल हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म बयान और इल्म उरूज़। इस तरह किताब में हम सिर्फ इल्म हिजू, इल्म सर्फ और इल्म नहू, इल्म बयान ही का ज़िक्र कर मुख्तसरन करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे है इल्म हिजा। आइए तफसील से इसके बारे में जान लेते हैं कि इल्म हिजा क्या है। इल्म हिजा के मायने हरूफ को अलग अलग करके एक हिज करने की वाक़फ़ियत के हैं। हर्फ हिजों में जिनसे कोई ज़बान बनती है उन हर्फ को हर्फ तहजीबी कहा जाता है। मतलब जिन लफ्ज़ों को यानी जिन हर्फ़ों को एक करके जो हर्फ बनता है उसको हर्फ तहजीबी कहा जाता है। ज़बान में हर्फ का जो वजूद होता है उससे हम अबजद या हर्फ अबजद यानी अल्फ़ाबेट कहा जाता है। बनावट के एतबार से या बनावट के लिहाज से हर्फ़ों की 2 किस्में, हर्फ बोलते हैं अल्फ़ाबेट को। ठीक है, जैसे कि पहला है मफरूद, दूसरा है मरकब। मफरूद हर्फ उन हर्फ की तादाद 36 है। अब ये क्वेश्चन यूपी टेट और सी टेट में बहुत पूछा जाता है। जब मैंने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया था उसमें से क्वेश्चन आया था, उसमें ये मफरूद हर्फ की कितनी तादाद होती है। ठीक है ना, तो मुझे अपना टाइम याद आ गया। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हर्फ मफरूद में जो होता है इनकी तादाद 36 होती है, जो अलिफ ब पा से शुरू होकर के य पर ख़त्म होती है, यानी अलिफ से लेकर के और य तक होती है। मरकब हर्फ यानी कंपाउंड लेटर्स, इन हर्फ की तादाद 14 है। ये हस्ब झेल हैं यानी नीचे हैं, जैसे ब, भ, फ, थ। यानी जब हम इसको मैं आप समझा देती हूँ यहाँ पे कि ये बनते कैसे हैं। जब ब और प्लस हा जुड़ता है ना, तो ये बन जाता है भ। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये किन 2 हर्फों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये आपका भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ड़, ढ, ख, घ और ल। मह, नह, ये हर्फ 2 हर्फों के मेल से एक करके मुरक्कब आवाज़ें पैदा करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने भी आपको समझाया कि 2 हर्फों के मेल से एक होकर के क्या बनाते हैं, मुरक्कब
हर्फ बनाते हैं। इन्हें हिकारी हर्फ भी कहा जाता है। ठीक है, अगर मान लो ये पूछा जाए आपसे सवाल कि मुरक्कब का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम हिकारी हर्फ के नाम से भी जानते हैं। इस तरह मफरूद और मुरक्कब हर्फ की तादाद उर्दू में 50 है ना। इस तरह इन दोनों को मिला करके कितनी हो गई, 50 हो गई, यानी 36 और 14 कितनी हो गई हैं, 50। ठीक है, अगर कुल पूछे, कुल तादाद पूछे तो 50 बताएंगे आप। ठीक है, और मुरक्कब पूछे तो 14 और मफरूद पूछे तो 36। ठीक है, चलिए इसमें एक नोट दिया है, इसको और पढ़ लेते हैं। नोट है, अलिफ, वाव और ये को हर्फ इल्लत कहा जाता है, बाकी हर्फ को हर्फ सही कहते हैं। ठीक है, कि जो हमारे अल्फाज हैं, लफ्ज़ हैं हमारे अलिफ, वाव और ये, है ना, इनको क्या कहते हैं, हर्फ इल्लत कहते हैं, और बाकी के जो हर्फ होते हैं उन्हें हर्फ सही कहते हैं। चूँकि उर्दू ज़बान हिंदी, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी वगैरह की कई ज़बानों से मिलकर बनी है, इसमें हिंदी, फ़ारसी और अरबी के हर्फ भी मौजूद हैं। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं इसमें, जिसकी मिसालें हम देख लेते हैं आगे क्या है। पहला है इसमें देखो स, एक मिनट आपको शो करा देती हूँ, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, स, ह, जाल, स्वाद, ज़्वाद, तोए, जोए, ऐन, काफ अरबी हर्फ हैं। ठीक है, ये हर्फ कौन से हैं, अरबी हैं। फिर दूसरा है ट, ड, ड, खालिस हिंदी हर्फ हैं। अरबी फ़ारसी ज़बानों में ये हर्फ नहीं पाए जाते हैं, इसलिए जिन लफ्ज़ों में ट, ड, ड वगैरह हैं में से कोई भी एक हर्फ का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर क्या होगा, हिंदी ज़बान का लफ्ज़ समझा जाएगा। ठीक है, तीसरा है ज़े, फ़े, ख़े, गैन की आवाज़ें हिंदी में नहीं हैं, जबकि अरबी फ़ारसी में पाई जाती हैं, है ना, कि जैसे ज़े, फ़, ख, ग, ये क्या है, ये फ़ारसी में पाई जाती हैं ज़बानें, अरबी में और फ़ारसी में पाई जाती हैं, हिंदी में नहीं पाई जाती हैं। से का इस्तेमाल अरबी और हिंदी ज़बानों में नहीं है, ये हर्फ खालिस फ़ारसी ज़बान है ना, से, जिस पर 3 नुक्ते होते हैं ऊपर। ठीक है, ये वाला से। ठीक है, ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, खालिस फ़ारसी है, ये ना हिंदी में आता है ना अरबी में आता है। ठीक है, ये फ़ारसी में आता है। इन्हीं में मफरूद और मुरक्कब हर्फ के ज़रिए उर्दू ज़बान ने तहरीरी शक्ल इख्तियार की है। लफ्ज़ को सही तौर पर इस्तेमाल करने यानी सही तौर से अदा करने को तलफ़्फ़ुज़ कहा जाता है। सही तलफ़्फ़ुज़ के लिए एराब का जानना बहुत ज़रूरी है। जी, अब हम आपको बताएंगे कि एराब क्या होता है। ठीक है, इनको जानने के लिए जी, इनके अलावा हर्फ तहजी की 2 किस्में हैं, तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से भी हैं, हर्फ शमसी और हर्फ कमरी। हर्फ शमसी क्या होता है ये जानते हैं। पहले हर्फ शमसी ये हैं त, स, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोए, जोए, लाम, नून, यानी इनकी तादाद कितनी है, 14 है। ठीक है, हर्फ कमरी ये हैं ब, जीम, हे, खे, ऐन, गैन, फ़े, काफ, काफ, लाम, मीम, वाव, हे, ये कितने हैं, 13 हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम एराब। एराब को हम क्या बोलते हैं, और वॉवल पॉइंट ऑफ साउंड। ठीक है, वॉवल पॉइंट ऑफ साउंड। एराब इन अलामातों या हरकत को कहते हैं जिनके ज़रिए हर्फ का आपस में मेल होता है। ठीक है, या वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एराब की गलती से लफ्ज़ कुछ का कुछ बन जाता है कि जी, अगर एराब ही गलत है इसमें तो क्या होगा, लफ्ज़ का क्या हो जाएगा, कुछ का कुछ बन जाएगा, मतलब ही उसका बिगड़ जाएगा। इसलिए एराब का इल्म और उनका दुरुस्त इस्तेमाल उर्दू ज़बान का बुनियादी हिस्सा है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। एराब ही की मदद से अल्फाज की हिज्जे कैसे किए जाती हैं। जब एराब लगाने में गलतियां होती हैं तो हम उसे गलत तलफ़्फ़ुज़ का नाम देते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी भी वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो जब हम उसको बोलेंगे तो वो बोलने में भी गलत होगा,
ठीक है ना, इसलिए एराब बहुत ज़रूरी है। मुख्तसर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि तलफ़्फ़ुज़ का बराह रास्त ताल्लुक़ एराब के गलत या दुरुस्त इस्तेमाल से है। उर्दू, अरबी और फ़ारसी तीनों ज़बानों में एराब कौन कौन से होते हैं देखो। अब आप समझेंगे ज़बर, ज़ेर, पेश और जज़म, है ना। ज़बर कौन सा होता है, ये जो अलिफ़ के ऊपर लगा होता है। जो अलिफ़ के नीचे होता है वो होता है ज़ेर। जो अलिफ़ के ऊपर होता है ये होता है आपका पेश, है ना। और जज़म क्या होता है, ये। आगे बात समझ में एक हैं, जैसे कि इनके अलावा मद, तशदीद और तनवीन को अलामत कहा जाता है ना। इसके बाद जो आपकी आती हैं तशदीद होती है, तनवीन होती है, ये क्या होती हैं, ये अलामातें होती हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत भी कहा जाता है, यानी एराब के साथ साथ जो ये ज़बर, ज़ेर और पेश होते हैं इनको क्या कहा जाता है, हरकत भी कहा जाता है। इन हर्फ को उनके ज़रिए हरकत होती है उन्हें मुहर्रिक हर्फ कहा जाता है। मतलब जिन हर्फ को उनके ज़रिए हरकत होती है उन्हें मुहर्रिक कहा जाता है। जिन हर्फ पर कोई हरकत बोले तो ज़ेर, ज़बर और पेश नहीं होती है उसे साकिन कहा जाता है। ज़ेल में से हम एराब और अलामतों को अलिफ़ के साथ दिखला रहे हैं और इनकी तारीफ़ भी दे रहे हैं। मतलब कि देखो इन्होंने क्या किया है, इसमें आपको बिल्कुल तफसील के साथ इसमें बयान किया है, जो कि आपको उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, आपका आज सारा कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ना आपकी बिल्कुल बेसिक से ही मैंने स्टार्ट की है वीडियो। ये समझ लीजिएगा उर्दू का जो फर्स्ट पॉइंट होता है ना वो यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे कि आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, कुछ भी है, तो पहले अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं ना, उसके रूल से शुरू करते हैं। ऐसे ही उर्दू है, तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से ही है। ठीक है ना। मात्रा हम बोल सकते हैं हिंदी में, है ना, ज़ेर, ज़बर, पेश। जैसे हिंदी में मात्राएं होती हैं, छोटे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, है ना, उसी तरह से ये उर्दू की मात्राएं कही जा सकती हैं। ठीक है, चलिए कम टू द पॉइंट। ज़बर के मायने ऊपर हैं। एक तिरछी लकीर है, जैसे कि आपको यहाँ अलिफ़ के ऊपर दिख रही होगी इस तरह से। ठीक है ना, ये हो गया अलिफ़। यहाँ बना देती हूँ अलिफ़ और ये। ठीक है, इस तरह से लगती है। ठीक है, ये ज़बर होता है। एक तिरछी लकीर है, किसी लफ्ज़ में हर्फ के ऊपर लगती है, इसलिए इसे ज़बर कहते हैं। ऊपर लगती है इसलिए इसे ज़बर कहते हैं। अरबी में ज़बर को फ़तह कहा जाता है और जिस हर्फ पर ज़बर होता है इसको मफ्तू कहते हैं, जैसे अरशद, मरकज़, अज़मत वगैरह। ठीक है, आगे बात समझ में। अरबी में क्या बोलेंगे, फ़तह बोलेंगे, और जिस हर्फ पर ज़बर लगेगा उसको मफ्तू कहेंगे। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका ज़ेर। ज़ेर होता है अलिफ़ के नीचे जो लगता है। ठीक है जी, ज़ेर के मायने हैं नीचे। चूँकि ये तिरछी लकीर किसी भी लफ्ज़ में हर्फ के नीचे लगती है इसलिए इसे ज़ेर कहते हैं। अरबी ज़बान में ज़ेर को कसरहा कहते हैं। जिस हर्फ के नीचे ज़ेर लगता है उसको मस्कूरहा कहते हैं, जैसे दिन, दिल, गिन, जिन, शरीर, शरीफ, मेराज, है ना, गाफ, जीम, रे, मीम वगैरह वगैरह। ठीक है, अब बात करते हैं पेश की। पेश अलिफ़ के ऊपर ऐसे बनता है। ठीक है, जिस हर्फ पर ये निशानी पेश होती है उसे अदा करते वक्त ज़बान आगे को आ जाती है। मालूम होती है कि ज़बान हमारी आगे आगे ही, इसलिए इस हरकत को पेश कहते हैं। जैसे चुप, गुल, सुख, मुखड़ा, बुलबुल, वसीअत, च, गाफ, सीन, मीम, पे, वाव वगैरह। अब फोर्थ है अलिफ, मद या आ, जज़म, है ना। जज़म का दूसरा नाम सुकून है। जिसमें हर्फ पर ये अलामत यानी जज़म होती है वो मत्रिक नहीं होता है। अब देखिए, अब जिन पर लग रही थी वो मत्रिक थे, लेकिन जज़म जिन पर होता है उसे
मत्रिक नहीं कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, वो मत्रिक नहीं होता है। इससे पहले वाला हर्फ अपने एराब के मुताबिक इससे जुड़ जाता है। ठीक है, मसलन मज़दूर, बर्बाद, करम, मकसद, मतलब, गाफिल वगैरह। पांचवा है मद। ये एक अलामत है, इसके मायने लंबा करने के हैं। जिस अल्फाज पर मद होता है उससे दो गुनी आवाज़ें निकलती हैं, वो लंबा करके पढ़ा जाता है। जैसे आ, ऐसे अल्फाज को जिस पर मद होता है लफ्ज़ ममदू हुआ कहा जाता है, मसलन आग, आम, आरी, आलू वगैरह। अब है तशदीद। तशदीद क्या होती है? जब किसी लफ्ज़ में कोई हर्फ दो बार पढ़ा जाता है तो उस पर तशदीद लगती है। जिस हर्फ पर तशदीद लगती है उसको मुश्तद कहा जाता है। मुश्तद हर्फ पहले बार साकिन और दूसरी बार मुतरिक पढ़ा जाता है, मसलन अम्मी, ज़र्रा, मिल्लत, चक्की, मिट्टी वगैरह, है ना। ये इस तरह से करके जो बनती है, एक मिनट, ये इस तरह से करके जो बनती है ना, जैसे हम लिखेंगे अम्मी तो ये क्या हो जाएगा, तशदीद लग गई है और मीम जो पढ़ा जाएगा वो दो बार पढ़ा जाएगा, अम्मी, है ना। तो दो बार इसकी मीम की आवाज़ कितनी बार आ रही है? दो बार आ रही है। ठीक है, जैसे मिल्लत, है ना। अब हम लिखें जैसे मिल्लत, यहाँ दिखा देती हूँ, मिल्लत नीचे आ रहा है। ठीक है, तशदीद लगे तो लाम कितनी बार पढ़ा जा रहा है? दो बार पढ़ा जा रहा है। आई बात समझ में? चलिए, तो साथियों ये था हमारा उर्दू ग्रामर का पार्ट 1 वीडियो। इंशाल्लाह कल हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। आज हमने इस पार्ट में उर्दू ज़बान के जो 5 हिस्सों में तकसीम की गई है उनके बारे में पढ़ा है, बनावट के लिहाज से हर्फ की किस्मों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, और जी जो उर्दू, अरबी, फ़ारसी में हमारे लफ्ज़ आते हैं उनके बारे में पढ़ा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और अब आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ज़बर, ज़ेर, पेश कैसे लगता है, जज़म किसे कहते हैं, पेश किसे कहते हैं, है ना। ये सब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और ये कितने हिस्सों में तकसीम की गई है ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेकर के आएंगे। और लास्ट में आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको लगता है कि हमारी इस वीडियो में ये टॉपिक ऐड ऑन होना चाहिए या हमें किसी और टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, वीडियो में आपको कोई भी कमी अगर नज़र आ रही है तो प्लीज़ आप हमें सजेस्ट करें ताकि हम अपनी और मेहनत करके इसको और इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए बेहतरीन वीडियो बना करके, बेहतरीन कंटेंट ला करके आपके इम्तहानात में आपको सपोर्ट कर सकें। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।